हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों की अब परीक्षा नज़दीक आने वाली है। तो राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल और क्लास पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था, तो आप लोगों से बोला था कि जो उस टॉपिक के बाद का हिस्सा होगा वो आप लोगों को अगले क्लास में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अवधान। अवधान के बारे में जैसे परीक्षा में आता है कि अवधान क्या है, अवधान कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको आज हम लोग चर्चा करेंगे। अवधान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु या विचार का अनुभव करते समय जब हमारा ध्यान किसी भी एक वस्तु विचार या अनुभव पर केंद्रित होता है। अवधान का मतलब क्या होता है कि हमारा जब किसी चीज का हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उस चीज पर हमारा किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं, अवधान कहते हैं। इसे मनोवैज्ञिक चेतना भी कहते हैं। जैसा कि कक्षा में शिक्षक आपका ध्यान पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड में आकर्षित करता है, टीचर का क्या दायित्व बनता है कि पढ़ाने की शैली ऐसी होनी चाहिए कि वो आपका ध्यान किधर आकर्षित करे, ब्लैक बोर्ड की तरफ आकर्षित करे। तो इस ब्लैक बोर्ड की तरफ आकर्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अवधान कहलाएगी। इस प्रकार हम कहीं ट्रेन से जाते हैं तो रेलवे स्टेशन ट्रेनों के शेड्यूल के बारे में हुई घोषणा के बारे में हमारे ध्यान कृपया से शुरू होती है। जैसे आप लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं तो उद्घोषणा होती है कि यात्री गण कृपया ध्यान दें। इसका मतलब कि आप जो उस आवाज के प्रति आपका ध्यान चला जाता है, आप उसको एकाग्रचित होकर बात को सुनते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी अवधान कहलाएगी। ठीक है, इस प्रकार ध्यान से हमारे मन की एक शक्ति, क्षमता या संकाय के रूप में लिया जाता है, जिसे इच्छा पर शुरू या बंद किया जा सकता है। ठीक है, अब अवधान की परिभाषा शिक्षाविदों के अनुसार क्या क्या है। मान लीजिए कि आपकी परीक्षा में आ गया कि किसी दूसरी के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण की अवधान कहलाता है, ये कथन किसका है। या ऐसे आ जाएगा कि डम्बिल के अनुसार अवधान की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो देखिए, डम्बिल के अनुसार किसी दूसरी की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है। और रोस के अनुसार अवधान की क्या परिभाषा है, अवधान विचार को किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। अवधान क्या है कि अवधान विचार को किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। अवधान एक केंद्रीय प्रक्रिया है और प्रत्यक्ष अवधान प्रक्रियाओं के बिना संभव नहीं है। इसका अर्थ है ध्यान धारणा से पहले का है। यह प्रक्रियाएं हमारी धारणाओं और अन्य संज्ञानात्मक कार्यों के संगठन में विभिन्न कार्य करती हैं। ठीक है, अब है ध्यान के कार्य। ध्यान के कार्य क्या क्या है। पहला क्या है हमारा, चेतावनी कार्य। ठीक है, तो चेतावनी कार्य में क्या आता है, इसमें ध्यान केंद्रित जागरूकता की स्थिति प्रतिक्रिया देने के लिए तत्परता के साथ संदर्भित करता है। ठीक है, यदि कोई शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछता है और बाहर से तेज आवाज आने लगती है, तब छात्र को व्याकुलता तब होती है जब बच्चे को चल रहे कार्य को जारी रखने से रोकता है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, चयनात्मक कार्य। इसमें क्या होता है, चयनात्मक एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके द्वारा उत्तेजना या चल रही रुचि के उत्तेजना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, चयनात्मक में क्या होता है कि चयनात्मक एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या संदर्भित करती है
कि जिसके द्वारा उत्तेजना या चल रही रुचि के उत्तेजना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, और अन्य उत्तेजनाओं को अनदेखा किया जाता है। चयनात्मक कार्य एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है जो कुछ जानकारी को अंदर और अन्य अवांछित को बाहर करने की अनुमति देता है। ठीक है, अब है सीमित क्षमता प्रक्रिया। तीसरा क्या है? सीमित क्षमता प्रतिक्रिया। हमारे पास बाहरी दुनिया में उपलब्ध जानकारी को संसाधित करने की सीमित क्षमता है, अर्थात जिन कार्यों के लिए ध्यान संसाधनों की आवश्यकता होती है उन्हें एक साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास आने वाली जानकारी को संसाधित करने की सीमित क्षमता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास दुनिया में बहुत सी संसाधित उपकरण और क्षमता है। जिन कार्यों के लिए ध्यान संसाधनों की आवश्यकता होती है उन्हें एक साथ नहीं किया जा सकता है। जितने जो ध्यान केंद्रित करने के संसाधन हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं? एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आने वाली जानकारी को संसाधित करने की सीमित क्षमता है। ठीक है, हम कार्य को एक बार में संसाधित करते हैं जिसे सीरियल प्रोसेसिंग कहा जाता है। हम कार्य को कितने बार में संसाधित करते हैं? एक बार में, जिसे क्या कहते हैं? सीरियल प्रोसेसिंग। ठीक है, अब है तीसरा, फोर्थ नंबर, सतर्कता। किसी भी चीज को ध्यानचित एकाग्रित सुनने के लिए सतर्कता क्या है? बहुत जरूरी है। किसी कार्य पर लगातार कुछ समय के लिए ध्यान बनाए रखना, जैसे एक फौजी रडार पर ध्यान रखता है, सतर्कता या निरंतर ध्यान कहलाता है। ये सतर्कता क्या आता है? जो निरंतर ध्यान कहलाता है। जैसे कोई सेना में है तो रडार पर या बंदूक लेकर दुश्मन के पोस्ट के सामने ध्यान रखता है, तो क्या कहलाता है? वो सतर्कता अवधान कहलाता है। ठीक है, अब है कक्षा में ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। इसी अवधान को प्रभावित करने वाले, जब हम कक्षा में छात्रों को पढ़ाते हैं तो कौन कौन से कारक है? अब देखिए, परीक्षा में आ जाएगा कि कक्षा में ध्यान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, आप विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्लास को बढ़िया से अटेंड कीजिए, वीडियो प्रतिदिन देखिए, तभी आप परीक्षा में लिख सकते हैं। आप एक कहावत सुने हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। जब प्रतिदिन के वीडियो या क्लास में आप रहेंगे तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर होगा, जिससे आपका जो नॉलेज पावर है वो बढ़ता है। नॉलेज पावर बढ़ेगा तो आप क्या होंगे? परीक्षा में आसानी से उस चीज को टेकअप कर पाएंगे। अब है कक्षा में ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान को दो तरह से प्रभावित किया जा सकता है। पहला है बाह्य कारक, जिसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर। दूसरा है आंतरिक कारक, मतलब इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, अब बाह्य कारक में क्या क्या है? हमारे ध्यान को आकर्षित करने के लिए बाह्य कारक निम्न प्रकार से हैं। पहला क्या है? तीव्रता। उत्तेजना की तीव्रता कितनी तेज है वो हमारे ध्यान को आकर्षित करती है। सेकेंड नंबर क्या है? उत्तेजना का आकार। दृश्यमान किसी भी उत्तेजना को जब हम देखते हैं तो छोटी उत्तेजना की तुलना बड़ी उत्तेजना की ओर हमारा ध्यान जाता है। समझ में आ रहा है? ये दूसरा क्या है? उत्तेजना का आकार। अब है तीसरा, अनोखा गुण। तीसरा हमारा क्या है? अनोखा गुण। कोई अनोखा या अद्भुत उत्तेजना को जो सामान्य से अलग है वो हमारा ध्यान आसानी से आकर्षित करती हैं। ठीक है, अब है गति। कोई भी चलती उत्तेजना हमारी ध्यान आसानी से आकर्षित करती है। जैसे मान लीजिए कोई चीज तेज जा रही है, गाड़ी, तो आपका ध्यान खींचेगी कि गाड़ी तेज जा रही है, ट्रेन तेज जा रही है, तो क्या है? गतिज अवधान कहलाता है। अब है विषमता। विषमता ध्यान की स्थिति है। जैसे मान लो कि 10 गाय है
उसमें एक भैंस है, तो आपका ध्यान किधर चला जाएगा? विषमता, मतलब भैंस एक विषम है, उसमें उस पर आपका दिमाग ध्यान करेगा। तो ये क्या कहलाता है? विषमता ध्यान कहलाता है। अब है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या आता है? कोई भी छात्र यदि किसी क्रिया को बार बार दोहराता है तो वह हमारा ध्यान आकर्षित होने की संभावना है। किसी चीज को कोई बार बार रिपीट कर रहा है तो उस तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित होता है, जिसे क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति अवधान कहते हैं। ठीक है। अब है आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर क्या है? अवधान को प्रभावित करने वाले इंटरनल फैक्टर क्या है? वो तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, अब इंटरनल देखिए। हमारा ध्यान आकर्षित करने के बहुत सारे आंतरिक कारक होते हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। पहला क्या है? रुचि। ज्यादातर हमारा ध्यान उन खोजों या विचारों की ओर ज्यादा जाता है जिससे हमारी रुचि या हम जिसे पसंद करते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर है नवीनता। कोई भी नया चीज वस्तु जब हमें दिखता है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ आसानी से जाता है। कोई भी चीज, ये मतलब प्रैक्टिकली है, आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई अच्छा चीज देखेगा तो आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो ये क्या है? रुचि वाला है, कि जिसे आप नवीनता अवधान, जो भी आप नया चीज देखेंगे उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चे का ध्यान नए खिलौने या नए कपड़े की ओर तुरंत चला जाता है। जैसे अक्सर हम लोग अपने परिवार में देखते हैं कि छोटे बच्चों का ध्यान खिलौनों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, नए कपड़ों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। ठीक है। अब है तीसरा अनुठापन। अनुठापन मतलब सबसे अलग। अनुठापन या कोई भी चीज से सबसे अलग हो, वह हमारी ध्यान आसानी से अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे ताजमहल, मान लो कोई चीज अनूठा वाली हो, विचित्र हो, तो वो हमारा ध्यान क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ताजमहल देखने गए तो आपका ध्यान आकर्षित करेगा। फिर वही चित्र अगर आपके कहीं किताब में मिल गया, ताजमहल का चित्र, तो आपका ध्यान सीधे कहां चला जाएगा? ताजमहल पर, कि इस चित्र से को हम देखे हैं। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का अवधान है। अब है आदत। अगला पॉइंट क्या है? आदत। ध्यान को केंद्रित होने के लिए व्यक्ति की आदत भी महत्वपूर्ण कारक होती है। ध्यान को केंद्रित करने के लिए क्या होती है? व्यक्ति की आदत महत्वपूर्ण कारक होती है। अब है फिफ्थ नंबर आकर्षण। फिफ्थ नंबर हमारा क्या है? आकर्षण। सुंदर और आकर्षक वस्तुओं एवं व्यक्तियों पर हमारा ध्यान स्वतः ही चला जाता है। आप भी इससे सहमत होंगे। कोई भी चीज सुंदर या मनमोहक हो तो इंसान का उस तरफ ध्यान चला जाता है। ये क्या है? हमारा आकर्षण अवधान कहलाता है। एवं कोई भी आकर्षक व्यक्ति या वस्तु देखने और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। और जो भी आप चीज देखते हैं उसके प्रति जानकारी प्राप्त करने की क्या हो जाती है? हमारी इच्छा हो जाती है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? आकर्षण अवधान कहते हैं। ठीक है। अब है सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर हमारा क्या है? मन स्थिति। मन की स्थिति। ध्यान केंद्रीकरण व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब हमारा किसी व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है तब हमारा ध्यान उसके दोषों पर ज्यादा जाता है। ये प्रैक्टिकली सब चीज है जिसको आप लोग जानना जरूरी है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से आपका झगड़ा हो जाता है तो उसमें क्या क्या दोष है, उस तरफ हमारा ध्यान जाता है। ठीक है। तो हम झगड़े से पहले अनदेखा करते हैं। ठीक है। अब है उत्सुकता, जिज्ञासा। जिस विषय की उत्सुकता व्यक्ति में होती है उससे जुड़ी वस्तु या व्यक्ति में हमारा ध्यान आसानी से जाता है। अब है 8 नंबर ज्ञान।
हमारा ध्यान उस विषय वस्तु या व्यक्ति पर सरलता से केंद्रित होता है जिसमें का हमें ज्ञान होता है। जैसे सिपाही का ध्यान हथियारों पर आसानी से चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर कोई ज्ञान है, जैसे आप पुलिस में हैं या फौज में हैं, अगर कोई व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है तो आपका ध्यान किस पर जाएगा? हथियार पर, और उसकी जो क्या क्या पार्ट्स क्या काम करते हैं वो बात आपके मन में चलने लगेगी, क्योंकि आप उस हथियार से परिपूर्ण वाकिफ है। तो ये क्या कहलाता है? ज्ञान, अवधान कहलाता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे अवधारणा। ये अवधान हो गया। अब अवधारणा क्या है? ठीक है, अब अवधारणा के बारे में हम चर्चा करेंगे। धारणा एक व्यक्तिगत परक, सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम स्वयं को और दूसरों को समझने के लिए संवेदी जानकारी का अर्थ प्रदान करती हैं। इसमें यह भी शामिल है कि हम जानकारी पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यह प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा एक जीव संवेदी धारणा के माध्यम से बाहरी दुनिया से जानकारी का पता लगता है और उसकी व्याख्या करता है। यह हमारे आसपास की दुनिया का संवेदी अनुभव है। इन उत्तेजनाओं के जवाब में पर्यावरण उत्तेजना और कार्यों की पहचान दोनों शामिल है। इसमें क्या होता है कि उसके बारे में जानकारी और उसके भौगोलिक क्षेत्र सभी की जानकारी इसमें होती है। धारणात्मक प्रक्रिया के माध्यम से हम पर्यावरण के उन गुणों और तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वो क्यों है, तो इसके अस्तित्व के बारे में हम चर्चा करते हैं और हमारे लिए कितना उपयोगी है। नदी जल, इसके अस्तित्व का हम लोग पता करते हैं और हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। धारणा न केवल हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारा अनुभव बताती, बल्कि हमें अपने पर्यावरण के अंदर कार्य करने की अनुमति देती है। ठीक है, अब है हम 3 आयामी दुनिया में रहते हैं। हम कितने आयामी दुनिया में रहते हैं? 3 आयामी दुनिया में रहते हैं और उससे निपटते हैं, जिसमें विभिन्न आकृतियों और रूपों, आकारों और रंगों की वस्तुएं होती हैं। ये तो आपको भली भांति पता है। आमतौर पर बाहरी दुनिया का हमारा अनुभव काफी सटीक और त्रुटि मुक्त होता है, हालांकि हम भ्रम का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, रात में एक रस्सी को सांप के रूप में मानना, इस दुनिया में जीवित रहने के लिए हमें अपने पर्यावरण से सटीक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने सांप देख लिया और उस चीज को आप सोच रहे हैं और रात में कहीं एक रस्सी दिख जाती है, तो आपका भय किस तरफ जाता है कि कहीं ये सांप तो नहीं है। ठीक है, यह जानकारी हमारी इंद्रियों द्वारा एकत्रित की जाती है। कुल 10 इनमें से 8 बाहरी है। दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, स्पर्श, गर्मी, ठंड और दर्द, और 2 आंतरिक या गहरी इंद्रियां जैसे वेस्टिबुलर और काइनेस्टिक हैं। अवधारण की संवेदी जानकारी हमारी मान्यता और व्याख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। धारणा में यह भी शामिल है कि हम अब जानकारी का जवाब कैसे देते हैं। हम धारणा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में सोच सकते हैं जहां हम अपने पर्यावरण से संवेदी जानकारी लेते हैं। ठीक है, और उस जानकारी का उपयोग अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करने के लिए करते हैं। ठीक है, धारणा हमें संवेदी जानकारी को अंदर लेने और इसे कुछ सार्थक बनाने की अनुमति देती है। इसीलिए धारणा को पिछले अनुभव के आधार पर वर्तमान उत्तेजना की व्याख्या की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अब है परिभाषा। अब देखिए धारणा की परिभाषा। अब शिक्षाविदों के अनुसार परीक्षा में आता है, मान लीजिएगा कि BBH गिलगर के अनुसार धारणा की क्या परिभाषा है, आप इसके वर्णन कीजिए। तो जब आप क्लास या वीडियो देखेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। देखिए BBH गिलगर के अनुसार धारणा की परिभाषा,
धारणा स्थितियों के प्रति जागरूकता होने वाली संवेदनाओं के साथ सार्थक जुड़ाव जोड़ने की प्रक्रिया है। धारणा क्या है कि स्थितियों के प्रति जागरूकता होने वाली संवेदनाओं के साथ सार्थक जुड़ाव जोड़ने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब है धारणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। धारणा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। धारणा एक संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों और वस्तुओं को कैसे देखते हैं यह हमारे समय संसार को प्रभावित करता है। किसी विशेष समय में कई प्रतिस्पर्धी उत्तेजनाएं होती हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं और अवधारणात्मक संगठन में परिभाषा देती हैं। प्रेरक विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं, जैसे हमारी विशिष्ट सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि में जिससे हमारा पालन पोषण हुआ है। ये सभी कारक उत्तेजना घर और आंतरिक कारक एक व्यक्ति के लिए विशिष्ट है। यह निर्धारित करते हैं कि हमारी धारणाएं कैसे व्यवस्थित हैं। धारणा को प्रभावित करने वाली व्यक्तिगत विशेषताओं में से एक व्यक्ति का पहला नंबर दृष्टिकोण। धारणा को प्रभावित करने वाले में व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा है, मतलब किसी के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है। किसी भी चीज में दृष्टिकोण क्या कर रहता है, बहुत मायने रखता है। ठीक है, अगला है व्यक्तित्व। सेकंड नंबर हमारा क्या है, व्यक्तित्व। किसी स्थान व्यक्ति वस्तु के व्यक्तित्व के अनुसार धारणा बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ताजमहल देखे हैं, तो ताजमहल का जब चित्र देखेंगे तो हमारे मन में ताजमहल के प्रति क्या होती है, धारणा बनती है। कोई ट्रेन का नाम ले, आप ट्रेन देखे हैं तो ट्रेन कैसी होती है उसके प्रति आपके मन में क्या होने लगती है, धारणा बनने लगती है। ठीक है, अब है तीसरा नंबर उद्देश्य। तीसरा हमारा क्या है, उद्देश्य। हमारे जो लक्ष्य होता है उसे अगर हम नहीं पा सकते हैं तो हमारी धारणा उस उद्देश्य से अलग हो जाती है। अगला है पिछले अनुभव। अगला हमारा क्या है, पिछला अनुभव। व्यक्ति अपने पिछले अनुभव के अनुसार वर्तमान के धारण को प्रभावित करता है। इसके बाद है रुचियां। उसी रुचि के अनुसार उसकी धारणा प्रभावित होती है। जैसे यदि हम शिक्षिका बनने में रुचि रखते हैं तो हमारी धारणा दूसरी शिक्षिका को देखकर बनने लगती है। अब हम टीचर बनने की अभिप्रेरणा कैसे आप लोग लिए हैं, आप लोग जब बीएड स्पेशल कर रहे हैं तो आपके मन में तो ख्याल आया होगा ना कि हमें शिक्षक बनना है। तो कैसे मन में ख्याल आया, किसी शिक्षक को देखकर मन में आपको ख्याल आया होगा। तो ये जो धारणा होती है किसे होती है, किसी को देखकर हमारे मन में क्या होती है, धारणा बनती है कि हमको भी ऐसा बनना है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रुचिया, धारणा। इसके बाद अपेक्षाएं। किसी व्यक्ति वस्तु या जीवन के प्रति अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं, उसकी धारणा को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब है 7 नंबर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अवधारणात्मक शिक्षा और विकास सामाजिक संस्कृति वातावरण के संदर्भ में होता है। हमारी धारणाएं पिछले सीखने के प्रभाव को दर्शाती हैं। इसीलिए यदि सीखने और समाजीकरण एक विशेष सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि में होता है तो यह हमारी धारणाओं में परिलक्षित होता है। ठीक है, अब है आवश्यकताएं। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। व्यक्तिगत चर जैसे जरूरतें, भावनाएं, मूल्य, व्यक्तिगत आदि हमारी धारणाओं को प्रभावित करते हैं। आजकल हमारी धारणा को क्या प्रभावित कर रहा है, तो जो चलंत जो भौतिक सुख है उसको पाने के लिए हमारी क्या हो रही है, धारणाएं प्रभावित हो रही है। उदाहरण, 2 व्यक्ति, एक भूखा और दूसरा प्यासा, दोनों होटल में जाते हैं। मान लीजिए कि अब देखिए यहां पर धारणा कैसे बदलती है। आप 2 लोग हैं, एक भूखा है और एक प्यासा है।
तो जब आप होटल में जाएंगे, वेंडर मेनू लेकर आता है, तो भूखे आदमी को क्या दिखेगा कि खाना, वो खाना के लिए तरसेगा। लेकिन प्यासे आदमी का क्या रहेगा कि वो पेय पदार्थ पीने के लिए, पानी के लिए वो तरसेगा। तो जो हमारी भीतर की जिज्ञासा जिसको पाने के लिए रहती है, वही हमारी धारणा को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। वही बात है कि व्यक्तिगत चर जैसे जरूरतें, भावनाएं, मूल्य, व्यक्तित्व आदि हमारी धारणाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, दो व्यक्ति, एक भूखा और दूसरा प्यासा, दोनों होटल जाते हैं। वेटर दोनों को मेनू देता है। मान लीजिए कि वेटर मेनू लेकर आता है, जो भूखा है यह खाना और जो प्यासा है यह पेय पदार्थ को देखते हैं, देखेगा ना, स्वाभाविक है। यह उदाहरण उस परिकल्पना का समर्थन करता है जिसकी आवश्यकताएं हैं व्यक्तियों की स्थिति उनकी धारणाओं को प्रभावित करती हैं। भावनाएं, प्रेरणा और व्यक्तित्व कारक हमारी धारणाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इतना आप लोगों के सामने चर्चा किए, अब इसमें से क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। मान लीजिए कि आप लोगों की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन होता है कि अगर आपने उसका सही आंसर एक बार लगा दिया तो उसमें नंबर कटने का गुंजाइश नहीं रहता है। जबकि लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय में आप 10 नंबर का लिखेंगे तो मूल्यांकन करने वाला कहीं 7 दे देगा, 8 दे देगा, लेकिन इसमें कोई कटौती नहीं होता है। इसीलिए मेरा फोकस ये भी रहता है कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करूं, ताकि आप लोगों की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी ना छूटे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अवधान का अर्थ क्या होता है? अवधान का अर्थ क्या होता है? पढ़ाते वक्त चर्चा किया था। ऑप्शन क्या दिया है? किसी वस्तु या विचार पर ध्यान केंद्रित करना, बी केवल देखने की प्रक्रिया, सी केवल सुनने की प्रक्रिया, डी याद रखने की प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी वस्तु या विचार पर ध्यान केंद्रित करना। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अवधान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क्या दिया है? ए मानसिक चेतना, बी बोध, सी अनुभव, डी स्मृति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मानसिक चेतना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। अवधान की परिभाषा किसने दी? अब बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? पढ़ाते वक्त मैंने बताया था। ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए डम्बिल, बी वाइसोगी, सी पियाजे, डी थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डम्बिल। याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अवधान की प्रक्रिया क्या होती है? अवधान की प्रक्रिया क्या होती है? ए चेतना को केंद्रित करना, बी केवल बाह्य ध्वनि पर ध्यान देना, सी केवल लिखित जानकारी ग्रहण करना, डी याद रखने की प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, चेतना को केंद्रित करना। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान, अटेंशन का क्या कार्य है? अटेंशन का कार्य क्या है? ए चेतावनी देना, बी चयन करना, सी सतर्कता बनाए रखना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब अटेंशन का कार्य है चेतावनी भी देना, चयन करना और सतर्कता बनाए रखना। इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है? ए उत्तेजना की तीव्रता, बी व्यक्ति की रुचि, सी मानसिक स्थिति, डी अनुभूति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तेजना की तीव्रता। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान को प्रभावित करने वाला कारक है? ए ध्वनि की तीव्रता, बी वस्तु का रंग, सी व्यक्ति की रुचि, डी वस्तु का आकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति की रुचि। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन है 8 नंबर, ध्यान सीमित संसाधन होता है। ध्यान क्या होता है? सीमित संसाधन होता है। यह कथन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए क्या दिया है? ध्यान असीमित होता है। बी दिया है ध्यान सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता है। सी ध्यान पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। डी ध्यान को बदला नहीं जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्यान सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता है। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कौन सा ध्यान का प्रकार नहीं है? ए ऐच्छिक ध्यान, बी अनैच्छिक ध्यान, सी विभाजित ध्यान, डी अस्थाई ध्यान। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्थाई ध्यान। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? अवधान एक केंद्रित प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ए रॉस, बी बाइसुगी, सी थॉर्नडाइक, डी स्किनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉस। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन पढ़ते जाइए आप लोग। 11 को देखिए। ध्यान की किस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने परिवेश में महत्वपूर्ण उत्तेजनाओं को चुनता है? ए चेतावनी प्रक्रिया, बी चयनात्मक प्रक्रिया, सी सतर्कता, डी सीमित क्षमता प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, चयनात्मक प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का आंतरिक कारक नहीं है? ए रुचि, बी नवीनता, सी अभ्यास, डी उत्तेजना की तीव्रता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्तेजना की तीव्रता। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। ध्यान को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए नंबर 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है? ए व्यक्ति की मनोस्थिति, बी उत्तेजना का रंग और आकार, सी अनुभव, डी उद्देश्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, व्यक्ति की मनोस्थिति। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान का मुख्य कार्य क्या है? ए बाह्य एवं आंतरिक जानकारी को व्यवस्थित करना, बी केवल बाहरी उत्तेजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना, सी केवल स्मृति संबंधी प्रक्रिया, डी केवल ध्वनि पहचान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बाह्य एवं आंतरिक जानकारी को व्यवस्थित करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान की सीमित क्षमता प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है क्रमिक प्रशासन, बी अवधान विभाजन, सी अनुकूलन, डी सतर्कता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सतर्कता। ठीक है, अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है?
जब कोई सैनिक युद्ध क्षेत्र में सतर्कता बनाए रखता है तो यह किस प्रकार का ध्यान केंद्रित होता है? चेतावनी ध्यान, बी चयनात्मक ध्यान, सी सीमित क्षमता प्रक्रिया, डी सतर्कता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सतर्कता, क्योंकि युद्ध में सतर्कता अवधान जरूरी होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का बाहरी कारक नहीं है? ए ध्वनि की तीव्रता, बी वस्तु की नवीनता, सी व्यक्ति की मनोस्थिति, डी वस्तु की गति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्ति की मनोस्थिति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 19, जब कोई बच्चा नए खिलौने की ओर आकर्षित होता है तो वह किस कारक के कारण होता है? ए आंतरिक कारक, बी बाहरी कारक, सी मानसिक थकान, डी संवेग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बाहरी कारक। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान के आंतरिक कार्यों में कौन सा प्रमुख रूप से शामिल नहीं है? ए व्यक्तिगत रुचि, बी मनोवैज्ञानिक स्थिति, सी उद्देश्य, डी ध्वनि की तीव्रता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ध्यान का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? केवल शारीरिक क्रियाओं में, केवल मानसिक क्रियाओं में, सी मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं में, कि डी ध्यान का कोई उपयोग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं में। ठीक है, अब है 22 नंबर क्वेश्चन, ध्यान को केंद्रित करने में कौन सा कारक सहायक होता है? ए उत्तेजना की विशेषता, सी मानसिक स्थिति, डी सी रुचि, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब कोई छात्र शिक्षक की आवाज पर ध्यान केंद्रित करता है और अन्य स्वर को अनदेखा करता है तो इसे क्या कहा जाता है? ए चेतावनी ध्यान, बी चयनात्मक ध्यान, सी सतर्कता, डी सीमित ध्यान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चयनात्मक ध्यान। ठीक है, अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवधान को किस प्रकार बदला जा सकता है? ए अभ्यास द्वारा, बी इच्छा द्वारा, सी उद्देश्य द्वारा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणात्मक कारक है? ए दृष्टिकोण, बी अनुभव, सी मानसिक स्थिति, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक के बाद जो का टॉपिक होगा वो आप लोगों के सामने आएंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, वो भी बताएंगे कि इसे दीर्घोत्तरीय क्या बन सकते हैं, लघुत्तरीय क्या बन सकते हैं, क्योंकि आप लोग की परीक्षा नजदीक आ गई है। आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए। एक कहावत है कि बूंद बूंद तालाब भरता है। जब आप लोग परीक्षा के दिन ही पढ़ेंगे तो क्या लिख पाएंगे? हम लोग इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप भी लोग थोड़ा मेहनत करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे, कि ताकि हम भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना नॉलेज दे सकूं। ठीक है, फिर के कल के क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।